नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज मौर्य वंश। तो यूपी SSC PET के सिलेबस में, हिस्ट्री के सिलेबस में आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मौर्य वंश। देखिए, मौर्य वंश को एक ही क्लास में कवर करेंगे तो थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है। देखिए, ये भगवान की कसम करके कह रहा हूँ, आपकी कसम, कि जितना ये इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है मौर्य वंश में, इतना आपको 3-4 क्लासेस में मिलेगा अदर यूट्यूब चैनल्स पर, या फिर आप अगर ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो वहाँ पर भी 3-4 क्लासेस में कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और जब मैं बोल रहा हूँ उसको समझते चलेंगे, ठीक है। तो इससे बाहर क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता PET के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मौर्य वंश में पढ़ना क्या था, देखिए, मौर्य वंश की स्थापना वगैरह पढ़ना है और अशोक के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में एक अलग से दिया है, अशोक के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। बाकी मौर्य वंश के जो उसके प्रशासन संबंधी जो चीज़ें थी उसके बारे में भी देखेंगे। तो बात करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य, ठीक है। तो इनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारा था, उनकी हत्या की थी। उसके बाद क्या हुआ था कि मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। धनानंद, मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि धनानंद बहुत ही बेकार, बहुत ही क्रूर शासक था, जिसको कोई मतलब नहीं था, अय्याश किस्म का आदमी था, और चाणक्य की उसने बेइज्जती कर दी थी, ठीक है, बड़े दरबार में। इसलिए उसने कसम खाई थी कि जब तक मैं धनानंद का घमंड चूर नहीं कर दूंगा तब तक अपनी सिला यानी चोटी को नहीं बांधूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को वो अपना रास्ता बनाता है, ठीक है, अपना एक तरीके से कहे तो हथियार बनाता है चाणक्य, और उसकी हत्या करवा देता है। फिर एक नए वंश की स्थापना होती है, मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात ये होती है कि मौर्य वंश की स्थापना तो किसने? चंद्रगुप्त ने की। किसकी मदद से, या कौन इसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य थे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं वो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए हल्की चीज़ें नहीं है यहाँ पर। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत क्या क्या है? देखो, पुरातात्विक स्रोत क्या है? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, शाहगोर अभिलेख, विदेशी यात्री का विवरण, यानी मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसके द्वारा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में हमें, और एक हाँ चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके द्वारा हम लोगों को मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये तो समझाने के तौर पे था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साहित्यिक स्रोत के बारे में देखिए, तो साहित्यिक स्रोत में क्या है? अर्थशास्त्र है, राजतरंगिणी है, मुद्रा राक्षस है, बौद्ध और जैन धर्म है, ठीक है। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। और देखो यहाँ पर स्ट्रेबो और एरियन और जस्टिन, इन्होंने क्या कहा है? इनको क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स कहा है, सेंड्रोकोट्स कहा है। और प्लूटार्क ने क्या कहा है? एंड्रोकोट्स कहा है, ठीक है, एंड्रोकोट्स कहा है। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त, जो एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, वहाँ पर इनको चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया, ठीक है, चंद्रगुप्त कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख में। अगर पूछे कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मिलता है तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का कहा गया है। देखिए, वैसे तो हम लोग ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है निम्न जाति का था, और इनके पिताजी को बंदी बना लिया था, किसने? पिता और माँ को बंदी बना लिया था धनानंद ने। तो ये एक चंद्रगुप्त का एक बताते हैं कि ये भी एक बदला लेना था, ठीक है। तो निम्न जाति का था। लेकिन बौद्ध व जैन धर्म में क्या कहा गया है? क्षत्रिय, यानी एक राजपूत के तौर पे कह सकते हैं, क्षत्रिय कहा गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और सब लोग इसमें गलती नहीं करते हैं, सबको पता है, बच्चों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका नाम था भैया चाणक्य। प्रधानमंत्री चाणक्य के बारे में थोड़ी सी 2-3 लाइनें हैं, वो हम लोग आगे देख लेंगे, अलग से PDF उसकी बना दी है इसी में, ठीक है। तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो देखिए, धनानंद की पुत्री भी इनसे परेशान थी, क्योंकि धनानंद इतना अय्याश टाइप का व्यक्ति था, उसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं था, ठीक है। तो और पुत्री इसकी ठीक थी, जो मतलब प्रजा के हित के बारे में सोचती थी, तो पुत्री भी इससे परेशान थी। तो धनानंद की जो पुत्री थी दुर्धरा, तो दुर्धरा से जो विवाह जो है चंद्रगुप्त विवाह कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ है वो 305 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। ईस्वी और ईसा पूर्व आप पता समझते हैं ना, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना या कार्नेलिया से विवाह कर लिया था। देखिए, ऐसा हुआ था कि जब ये अफवाह फैला दी गई थी उसमें सिकंदर की सेना में, कि जो व्यास नदी को पार करेगा बिना कोई युद्ध की सूचना दिए तो उसमें पाप लगेगा। तो क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग डर गए थे, और सुना यह जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जी जो हैं
वही एक गुप्तचर के रूप में वहाँ सेना में भर्ती हो गए थे कुछ, और वहाँ पे जहर वगैरह फैला दिया था, तो धीमे धीमे लोग मरने लगे थे। तो ऐसा मानते थे वो लोग कि हाँ वास्तव में बात सही है, यहाँ पर कुछ पाप वगैरह लगा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि सब लोग वापस होने लगे। जो सिकंदर का सेनापति था, एक था जल सेनापति, एक था थल सेनापति। तो जल सेनापति का नाम था निर्याकस। तो निर्याकस के साथ जो हैं सेल्यूकस सिकंदर वापस लौट जाते हैं। बचता है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर थोड़ा सा चालाक व्यक्ति था और वो उसने दिमाग लगाया कि ऐसा नहीं है। फिर क्या हुआ, ऐसे छोटी सी सेना लेकर रुका, छोटी सी सेना ने कुछ साल बाद, और फिर वो गया मगध पर हमला करने, ठीक है। तो उसको लग रहा था कि यहाँ पर धनानंद का ही शासन है, लेकिन वहाँ पर किसका शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके साथ युद्ध भी किया था। तो युद्ध में क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि सेल्यूकस निकेटर बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, ठीक है। अब हारे थे तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह जो है, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था, ठीक है। तो इनकी पुत्री का नाम, ये क्वेश्चन आता है कि जो सेल्यूकस निकेटर, इसकी पुत्री का नाम क्या था, तो हेलेना या कार्नेलिया इनकी पुत्री का नाम था सेल्यूकस निकेटर। इसका विवाह कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो क्या हुआ था कि जो भी क्षेत्र थे पहले से ही सेल्यूकस निकेटर के पास, वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 500 हाथी गिफ्ट में दिए थे, 500 हाथी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसने सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भी अपनी लड़की की देखरेख के लिए, ठीक है, ऐसा मानते हैं लड़की की देखरेख के लिए अपना राजदूत भी वहाँ रख दिया, जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और जिसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है, इंडिका, तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा है, पालीब्रोथा पाटलिपुत्र को कहा है, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने जो मौर्य समाज था उसको 7 भागों में बांटा था, 7 भागों में, कम से कम 5 सालों तक ये रहा था वहाँ पर, ठीक है। तो 7 भागों में मौर्य समाज को बांटा था इसने। इसमें किसान, 7 भाग कौन कौन से थे, भाग कौन से थे मौर्य समाज में, किसान थे, आहिर, कारीगर। देखिए उस समय बहुत ही कुशल कारीगर होते थे, एक तो बढ़ई, दूसरे लोहार, ठीक है। बढ़िया बढ़िया लकड़ी के मकान बनाए जाते थे, वहाँ पे लोग रहते थे। तो ये दोनों कारीगर बड़ा ही जो है कुशल माने जाते थे। सैनिक, फिर निरीक्षक, फिर सभासद, फिर अन्य शासक वर्ग। तो ये 7 भागों में विभाजित था, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर देखो क्या लिखा, अभी देखो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जो प्लूटो है, प्लूटो ने एंड्रोकोर्स कहा है और स्ट्रोबो एरियन जस्टिस ने सेंड्रोकोर्स कहा है। तो इनकी पहचान कैसे मानी गई कि ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। तो इसके बारे में नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए। विलियम जोन्स नाम के पहले विद्वान थे, ठीक है। ये जो पहले विद्वान कौन थे, विलियम जोन्स विद्वान पहले थे, जिसने सेंड्रोकोर्स की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि सेंड्रोकोर्स नाम का मगध में ऐसा कोई शासक था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि यार मगध में शासक तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये सेंड्रोकोर्स कौन हो गया। तो इसकी पहचान किसने की थी, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिसकी पहचान की थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल के अभियान की जानकारी कहाँ से मिलती है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि बंगाल के अभियान के बारे में। देखिए पूर्व में भी इसका शासनकाल था और पश्चिम में भी मान सकते हैं। पश्चिम में क्या हुआ था कि एक सुदर्शन झील का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री ने, फिर रुद्रदामन ने इसका पुनरुद्धान या फिर से मतलब जीर्णोद्धार या फिर से बनवाया था, ठीक है। तो ये एक रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है वो सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, ठीक है, जिसका पुनर्निर्माण कराया था रुद्रदामन ने। तो पश्चिम में अगर बात करते हैं तो पश्चिम में भी इसका शासनकाल था, और बंगाल यानी पूर्व में अगर बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल तक भी इसका शासन था। देखिए ये लिखा है बंगाल अभियान, यहाँ पर लिखा भी है बंगाल अभियान की जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी एक तमिल ग्रंथ है अहनानूरू और पुरनानूरू। तो अहनानूरू और पुरनानूरू जो है ये तमिल ग्रंथ है जिसमें दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है ना। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म अपना लिया था। ये भद्रबाहु इनके गुरु थे, भद्रबाहु इनके गुरु, देखिए स्थूलबाहु भद्रबाहु 2 जो शिष्य थे महावीर स्वामी के, बड़ा ही फेमस मतलब बहुत ही प्रिय शिष्य थे ऐसा मानते थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो दक्षिण भारत चले गए थे भद्रबाहु के साथ, ठीक है, जहाँ वो श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपना शरीर त्याग दिए थे। संलेखना विधि मैंने बताया था कि बड़ा खतरनाक होती है, बड़ा मुश्किल होता है इससे अपने आप को त्यागना, क्योंकि भूख प्यास कुछ नहीं करना होता, मतलब अपने आप को बहुत तड़पाना होता है, तभी इसमें संलेखना विधि द्वारा, ठीक है, आप अपने शरीर को मार सकते हैं। तो ये चंद्रगुप्त के बारे में इतनी बातें बनती हैं। हालांकि इनकी माता जी का नाम मोरा था, लेकिन इसमें ऐतिहासिक साक्ष्य सही से नहीं मिले हैं, ठीक है। एक धारावाहिक आता था चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें मोरा नाम दिया गया था, ठीक है। वहाँ पर आप अगर आप बहुत पहले की बात है 10 साल पहले की बात है, तभी नाटक आता था धारावाहिक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिसमें चाणक्य वगैरह थे, देखने में काफ़ी रोचक लगता था।
अब आते हैं बिंदुसार। देखिए चंद्रगुप्त मर चुके हैं, अब इनके उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार हैं। बिंदुसार का राज्याभिषेक कब हुआ है? 298 ईसा पूर्व 272 ईसा पूर्व तक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य का ये उत्तराधिकारी है कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में पहली बार विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए क्या हुआ था कि इनके 2 पुत्र थे जो लीगल पुत्र थे, एक तो अशोक और दूसरे सुसीम। हालांकि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके अपनी गद्दी हथियाई थी, ठीक है, लेकिन वो सब ऐसे माने जाएंगे। लेकिन पहले सुसीम 2 पुत्र जो है, इनमें उल्लेख है कि जब तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, ठीक है, तो कहा था कि जो पहले सुसीम को भेजा, सुसीम विद्रोह को नहीं दबा पाए थे, बाद में अशोक को भेजा। अशोक जो है काफ़ी क्रूर व्यक्ति था, ठीक है, और सबको काट के रख दिया, ठीक है। अब बिंदुसार के नाम आपसे पूछता है तो बिंदुसार के देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए भद्रसार जो है बिंदुसार का नाम दिया गया है वायुप्राण। अब देखिए बहुत डिटेल में है ये, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ा जा सकता, फिर वो आप यूपीएससी में चले जाएंगे, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब चीज़ें आपको कम से कम 3-4 क्लासेस में कवर कराई जाएंगी, तब जाके आपका पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे पीडीएफ है और फटाफट मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फालतू की बकवास बीच में हो नहीं रही है कुछ। तो देखिए भद्रसार, अगर बिंदुसार का नाम, अगर भद्रसार की बात करते हैं तो भद्रसार जो है किसका नाम था? बिंदुसार का नाम था। ये किसमें वर्णन है? तो वायुपुराण। 18 पुराण है, ठीक है, मैंने बताया था आपको। जब से पुराना जो है मत्स्य पुराण है, तो उसमें वायु पुराण है, तो वायु पुराण में जो है भद्रसार नाम दिया गया है। अमित्रकोट्स और अमित्र घात, ठीक है, अमित्र घात, मित्र मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, ये यूनानी लेखकों के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। अमित्रकोट्स या अमित्र घात किसके लिए है? ये बिंदुसार के लिए है। और सिंहसेन जैन ग्रंथ में इसको सिंहसेन कहा गया है, और अलीड्रोकोट्स ये स्ट्रोगो ने कहा है, और बिंदुपाल जो है वो चीनी विवरण है इसका, उसमें बिंदुपाल कहा गया है, ठीक है ना। अब देखिए बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत जो है डाइमेकस आया था, ठीक है, और बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजा था। लेकिन एंटियोकस ने कहा था कि भाई हमारे यहाँ ये रूल नहीं है कि मैं आपको दार्शनिक मतलब क्या होता है? एक स्कॉलर, एक ज्ञानी की बात हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो दार्शनिक को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें भेज दी गई थी। और देखिए जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय का था, आजीवक संप्रदाय को मानने वाला। आजीवक जो संप्रदाय के लोग थे वो लोग थोड़ा सा भाग्य पे ज़्यादा भरोसा करते थे, भाग्य पे भरोसा करने वाले थे, ठीक है। तो एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण या एक आजीवक संप्रदाय का एक अनुयायी था, जो विद्वान कह सकते हैं उसको, उसका नाम देखिए कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, पिंगलवत्स नाम का एक आजीवक विद्वान था, जो मतलब जो बिंदुसार के दरबार में रहता था। उसने जो है अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। तो अशोक जो सम्राट अशोक जो राजा बनने वाला है, उसकी भविष्यवाणी किसने की थी? तो एक आजीवक संप्रदाय का विद्वान था जिसका नाम था पिंगलवत्स, ठीक है। अब देखिए बिंदुसार की मृत्यु के समय जो है अशोक जो है वो उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का राजा? उज्जैन का। कहाँ का राज्यपाल था अशोक? जब बिंदुसार की जब मृत्यु हो रही थी तो ये कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था, ठीक है ना। ये समझ में आपको आ रहा होगा बराबर। अब देखिए अशोक, अब बारी आती है अशोक की। तो देखिए जितने क्वेश्चन बन सकते थे बिंदुसार से मैंने डिटेल में जाके बहुत से प्रैक्टिस उठा के तब जाके मैंने टाइपिंग की है। मैं खुद ही टाइपिंग करता हूँ, मेरा कोई टीम वगैरह नहीं है, ठीक है, झूठ बोलने वाली बात नहीं है यहाँ पे, मैं खुद ही टाइपिंग करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ कि अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक कराता है, ठीक है, और 8 साल बाद कलिंग पर आक्रमण करता है 261 ईसा पूर्व में। देखिए अशोक के नाम देखो, अशोक के नाम क्या है? अशोक मौर्य जो है वो गिरनार अभिलेख में बताया गया है, अशोक वर्धन पुराण अभिलेख में है, ठीक है, पुराण में है, और प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी ये भाब्रू शिलालेख में है, भाब्रू शिलालेख में है। और अशोक पाया गया है मास्की, गुर्जर, नेत्तुर, ठीक है, उदलगोलम अभिलेख, तो इसमें जो है अशोक नाम पाया गया है। अब अशोक को देवनाप्रिय या देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये क्या बताया गया है? देवनाम प्रियदर्शी सबसे ज़्यादा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी सबसे ज़्यादा अभिलेखों में नाम लिखा हुआ है। अशोक खाली जो है वो भाब्रू अभिलेख में बताया गया है, ठीक है, अभी आगे देखेंगे इसको। तो अशोक ने देखिए क्या है, अशोक ने श्रीनगर बसाया था। अशोक ने क्या किया था? श्रीनगर बसाया था। अशोक ने श्रीनगर बसाया था, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। और जो कश्मीर के जो इतिहास के बारे में जो वर्णन है वो कल्हड़ ने राजतरंगिणी में बताया है, राजतरंगिणी में बताया है कल्हड़ ने, ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग विजय की थी, जिसकी राजधानी क्या थी? तोसली उसकी राजधानी थी, जिसकी राजधानी क्या थी? तोसली, और जिसका राजा था नंदराज। क्या नाम था उसका? नंदराज। उस समय नंदराज का शासन था, और कलिंग युद्ध के बाद इसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बहुत लोगों को काट डाला था, माता, बूढ़े, मतलब बूढ़े बाढ़े, जवान, बेटियां, सबको काट डाला था, सबको मतलब बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था। उससे जो है दुखी होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है।
कलिंग युद्ध की जानकारी जो है वो खारवेल के हाथी गुम्फा से, हाथी जो गुम्फा है, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है खारवेल का, उससे मिलती है कलिंग युद्ध की जानकारी। ठीक है, अशोक को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा थी वो किसने दी थी? तो वो उपगुप्त ने दी थी। हुआ कहता है ये बड़ा उदास थे, बहुत उदास रहते थे। ठीक है, टेंशन में रहते थे क्योंकि इतना सारा खून, इतना सारा जो है बहा देख लिया था, तो काफ़ी परेशान थे। तो इनके एक भतीजे थे निग्रोध। निग्रोध जो है बहुत ही शांत रहने वाला था और बहुत ही मतलब ऐसे मान सकते हैं कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था वो, तो वह बड़ा शांत रहता था। तो बहुत जब अशोक ने उससे राय ली कि भाई आप जो है ऐसे कैसे रह सकते हो, तो उन्होंने कहा कि आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। तो बोले कैसे दीक्षा मिलेगी? तो कहा आप मेरे गुरु के पास चलिए। तो उपगुप्त के पास ले गए थे, तो उपगुप्त ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ऐसा बताते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके ये गद्दी हासिल की थी, लेकिन इसके ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते। लेकिन हाँ, इस पर मूवी बनी है, वहाँ पर भी सब दिखाया गया है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के, अब बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। ठीक है, लेकिन अशोक एक अलग ही फिराक में चले थे। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो था, लेकिन एक धम्म नाम की चीज़ उनके दिमाग में आ गई थी। धम्म मतलब एक, मैंने बताया था कि जो पाली भाषा, जो पाली या प्रकृति भाषा, क्या बताया था मैंने आपको, पाली भाषा में क्या होता है कि जो रेफ वाला रा होता है ना, ये वाला, ये नहीं होता। तो ये अलग ही एक लय में चल रहे थे। बौद्ध धर्म को तो अपनाया था, लेकिन धम्म में ज़्यादा विश्वास करते थे। धम्म मतलब क्या? एक इंसानियत। ठीक है, इंसानियत की बात यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये बौद्ध धर्म के लिए इतना इनको प्रभावित किया था बौद्ध धर्म ने, तो ये अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो श्रीलंका ने क्या हुआ था कि वहाँ पर उन्होंने श्रीलंका के जो श्रीलंका के राजा थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को तो अपना लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो इनके अधीन हो गए थे। नहीं, अधीनता वाली बात नहीं थी, खाली प्रचार करने के लिए गए थे वहाँ पर। ठीक है, तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में, ठीक है, स्थित बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफा जो है दान दी थी। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व की झोपड़ी, ठीक है, ये दान में दी थी। अब इनके पिताजी क्या थे? आजीवक संप्रदाय के थे, तो हो सकता है कोई साधु वधु आया करते होंगे, कोई दिमाग खाया करते होंगे, तो हो सकता है कि चलो हटाओ इनको, तो इसलिए ऐसा दे दिया होगा। ठीक है, तो देखिए इसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया, जिसकी प्रेरणा किसने प्रेरणा ली थी? इराक के राजा डेरियस से। ठीक है, तो भारत में अगर अभिलेख लिखवाने की बात अगर करते हैं तो अशोक ने प्रारंभ किया था, और इसकी जो प्रेरणा ली थी वो ली थी इराक के राजा थे, कौन? उनका नाम था डेरियस से इन्होंने प्रेरणा ली थी। ठीक है ना। अब देखो अशोक के जो अभिलेख की जो भाषा थी वो थी प्रकृति, जिसमें 4 जो हैं ब्रह्मी लिपि है। ठीक है, जिसमें 4 क्या है? लिपियों में रखा गया। प्रकृति क्या थी? भाषा थी, प्रकृति थी, इनकी भाषा थी, और जिसको 4 लिपियों में रखा गया है। ठीक है, जैसे ब्राह्मी लिपि, अगर ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ये भारत में मिले हैं। भारत में जो अभिलेख मिले उसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी है। ये बहुत ही दूरदर्शी था कि कहाँ पे लोग कैसे लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइप से। और खरोष्टी लिपि की अगर बात करें तो ये मिली है पाकिस्तान में मिले हैं इसके अभिलेख, जो खरोष्टी में लिखे हैं। और जो अरमाइकी लिपि है ये क्या है? ये अफगानिस्तान में है, और जो ग्रीक लिपि है ये अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिले हैं। अब अशोक के अभिलेख को जो पहली बार, देखिए कोई पढ़ तो पा नहीं रहा था, तो पहली बार अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो सफलता मिली थी 1837 में जेम्स प्रिंसेप को, जबकि अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में की गई थी। वो थे पादेत्री, क्या नाम था? पादरेटी पैंथेलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी 1750 में। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि भाब्रू जो अभिलेख है इनका, मैंने बताया आपको पहले ऊपर बताया था कि भाब्रू अभिलेख जो है राजस्थान का जो अभिलेख था, इसमें अशोक ने खुद को सम्राट बताया है कि सम्राट अशोक। तब जाके ये बात हो पाई थी, क्योंकि बाकी सब में अभिलेख में क्या था कि सब जगह प्रियदर्शनी लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक, तब जाके ये बात कंफर्म हो पाई थी कि जितने भी अभिलेख हैं ये अशोक के हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अशोक के अभिलेख, अशोक के लघु अभिलेख, 7 लघु अभिलेख हैं और 14 दीर्घ अभिलेख हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है? रूमनदेई का अभिलेख है। इसमें सबसे पहले 7 अभिलेख देखेंगे हम लोग। तो नेपाल के, अब बहुत अभिलेख ऐसा नहीं है, लेकिन 7 लघु अभिलेख हैं इसमें। ठीक है, तो नेपाल के लुम्बिनी से मिला है, और यह सबसे छोटा अभिलेख है। इसमें क्या है? इसमें कर के बारे में, टैक्स के बारे में बात की गई थी इसमें, और कुछ नहीं किया गया था। ठीक है, दूसरा अभिलेख है कौशाम्बिक अभिलेख। कौशाम्बिक अभिलेख जो है ये क्या कहता है? ये उत्तर प्रदेश में, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में है, और इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख, क्योंकि इसमें जो इनकी जो प्रिय रानी थी उनका नाम था कारुवाकी। क्या नाम था? कारुवाकी। तो कारुवाकी के द्वारा
मतलब ये बताया गया है कि ये दान बहुत दिया करती थी। तो तारुवाकी द्वारा जो है दान की चर्चा है इसमें, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और अकबर ने क्या किया भैया, इसको इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था, इलाहाबाद में इसको स्थापित कर दिया था। फिर है तीसरा टोपरा अभिलेख है, जिसमें हरियाणा में था टोपरा, जिसे जानते हो क्या, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया था, ठीक है। और मेरठ अभिलेख सभी जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पढ़ने वाले ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में मेरठ है। और इसमें भी क्या हुआ था कि फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली में जो है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में इसको स्थापित करवा दिया था। रामपुरवा अभिलेख या बिहार के चंपारण में है, ठीक है। और लोरिया नंदनगढ़ ये चंपारण में है, जिसमें मोर का चित्र बना हुआ है। और लोरिया अरेराज ये चंपारण में है। एक क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि द्विभाषी अभिलेख अशोक का कौन सा था, तो सर ए कुना द्विभाषी अभिलेख था, जो ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा हुआ था, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो भैया आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग अशोक के 14 शिलालेख। देखिए अशोक के बारे में स्पेशल से दिया है वहाँ मोरीवंश में, आपके सिलेबस में, आप लोग देखिएगा उठा के। तो अशोक को तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, और जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। जो भी आप कर सकते हो वो करें, प्रैक्टिस का जो भी करें, लेकिन अशोक को यहाँ पर ध्यान रखना है, मेन चीज़ अशोक है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 8 अलग अलग जगह से मिले हैं, कोई एक जगह से यहाँ पर 14 शिलालेख नहीं मिले कि एक ही जगह से उठा के रख दिया गया। तो जो पहला शिलालेख है, तो पहला शिलालेख में क्या बताया गया कि पशु बलि निषेध किया गया है, पशु बलि को निषेध किया गया है। दूसरा यहाँ पे है कि मनुष्य तथा पशु चिकित्सा व्यवस्था तथा विदेशों में धर्म के प्रचार का उल्लेख। देखिए मनुष्य चिकित्सा तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन इसमें पहली बार पशु चिकित्सा के भी बारे में बात की गई है, जिसका वर्णन क्या है, द्वितीय शिलालेख है अशोक का, उसमें बात की गई है। और विदेशों में जो है धम्म के प्रचार का उल्लेख किया जा रहा है, धम्म के प्रचार का। तीसरा क्या है, तीसरा जो है राजुक, युक्तक और प्रदेशक, ये 3 अधिकारियों की चर्चा है, जो मतलब जो लोगों के जन कल्याण के लिए रखे गए थे। तो तीसरा जो शिलालेख है उसमें राजुक, युक्तक और प्रदेशक की अधिकारियों की चर्चा है। चौथा ये कहा गया है, चौथा क्या गया है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। भेरी घोष मतलब क्या हुआ कि मतलब युद्ध की नीति छोड़कर आप जो है धम्म की, मतलब एक इंसानियत की जो है, इंसानियत अपना लें, तो युद्ध वगैरह छोड़ें, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या हुआ था कि जो अशोक था ये तलवार छोड़ चुका था। जब बौद्ध धर्म इसने अपनाया था तो अशोक जो है तलवार या हथियार उठाना बिल्कुल छोड़ चुके थे, ठीक है। लेकिन इतना डर भारी था कि कोई सर नहीं उठा सकता था, क्योंकि भैया कभी भी वो राजा है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो हालांकि बिल्कुल वो बहुत ही अहिंसावादी हो गया था, लेकिन डर इतना ज़्यादा था आसपास के क्षेत्रों में कि कोई भी विद्रोह नहीं कर सकता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चौथा लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पाँचवा, ये पाँचवा है, ये गलत लिख गया। तो यहाँ पर क्या है, ये पाँचवा है, ठीक है ना, पाँचवा है ये। धम्म महामात्रों की नियुक्ति, मतलब जो धम्म के जो ब्राह्मण वगैरह हैं उनकी देखरेख के लिए उनको सताओ ना, तो उनके लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात यहाँ पे पंचम में की थी, यानी 5वें शिलालेख में की थी। और छठा, एक मिनट इसको सही करो पहले, या ऐसे देखो, छठा, जन कल्याण अशोक अधिकार जब चाहे मिल सकते हैं। जन कल्याण अशोक अधिकार, मतलब जन कल्याण क्या है, जो जन कल्याण वाले लोग हैं, अशोक जो हैं, जो जन कल्याण के लिए लोगों के लिए अधिकारी रख रखे हैं, तो अशोक से जब चाहे तब मिल सकते हैं जन कल्याण के लिए, कोई भी इसमें बाधा नहीं हो सकती। तो ये छठे शिलालेख में कहा गया है। और जो 7वां शिलालेख है इसमें कहा गया है, यह सबसे बड़ा अभिलेख है, 7वां जो है वो सबसे बड़ा अभिलेख है, सभी धर्मों को आपसी समन्वय की बात की है। देखिए जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था तो वो व्यक्तिगत रूप में अपने आप को बौद्ध धर्म में शामिल किए थे। ये नहीं है कि प्रजा को भी जबरदस्ती बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो क्या हुआ था कि सभी धर्मों की इज्जत करना इसमें 7वें शिलालेख में बताया गया है, कि जितने भी शिलालेख हैं वो 7वें शिलालेख में बताया गया है, ठीक है। सभी धर्मों की इज्जत करना ये सब बताया गया है। तो 8वां शिलालेख क्या है, बोध गया की यात्रा का उल्लेख, बोध गया की यात्रा का उल्लेख, विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा करो, मतलब एक धार्मिक यात्रा करिए, इसके बारे में बात यहाँ की गई है। और जो नवा शिलालेख है उसमें क्या कहा गया है कि सच्ची भेंट तथा शिष्टाचार का उल्लेख, छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध, मतलब सच्ची भेंट के लिए आप सच्ची भेंट करिए, शिष्टाचार करिए, और जो छोटे छोटे त्यौहार हैं जिसमें मतलब बेकार की चीज़ें होती उनको बंद करिए, उन पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, एक तरीके से कहे तो प्रतिबंध लगाया था। 10वां शिलालेख यहाँ पर क्या कहता है, राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, ठीक है, ये तो भाई सबके लिए था। 11वां क्या कहता है, धम्म की व्याख्या। धम्म की व्याख्या जो है
ये 11वां शिलालेख है, और ब्राह्मण को न सताना ये 11वें शिलालेख में कहा गया है। ठीक है, 12वां शिलालेख क्या कहता है कि धार्मिक सहिष्णुता पर जोर एवं स्त्री महापात्रों के लिए नियुक्ति। जो स्त्री के लिए, जो देखरेख के लिए, स्त्रियों की देखरेख के लिए एक मतलब मंत्री की नियुक्ति की गई, जिसको महामात्र कह सकते हैं, उसकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ये इसका वर्णन 12वें शिलालेख में किया गया है। और 13वां शिलालेख क्या कहता है, कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें, कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें, और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात यहाँ पे करता है, और धम्म विजय की घोषणा करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कलिंग युद्ध में जो मारकाट हुई उसके बारे में वर्णन है, इसके बाद जो कलिंग युद्ध के बाद जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में यहाँ 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। और जो 14वां शिलालेख है ये कहता है कि जो पहले 13 शिलालेखों का जो पुनरावलोकन है, ठीक है, तथा जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए किया गया। जो पहले के जो 13 हैं उसमें कुछ छूटी हुई चीज़ें हैं, वो हो सकता ना लिख पाए हों इनके जो शिल्पकार हों पत्थर काट काट के, तो ये गलती उनकी रहेगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो मतलब क्या है कि जो पहले 13 शिलालेख हैं उनका पुनरावलोकन करिए, पढ़िए उनको अच्छे से, खूब ध्यान से, और धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा गया है कि धार्मिक जीवन बिताइए। ठीक है, अब देखो अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे ये समझो। जो अशोक के, मैंने बताया कि ये बौद्ध धर्म तो था लेकिन ये अलग ही ले में था इनका सिस्टम। तो बड़ों का आदर करना ये बताया इन्होंने, छोटों के प्रति उचित व्यवहार करना ये बताया इन्होंने, सत्य भाषण, अहिंसा, दान, पवित्र जीवन, ये सब बताया इन्होंने। ठीक है, धार्मिक सहनशीलता आदि। समाज की देखरेख के लिए राजयुग की नियुक्ति की गई थी, राजयुग की। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा, और फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था कर लो या कुछ भी कर लो। ठीक है, अब देखिए मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। तो मौर्यकाल जब था तो उसमें आर्थिक व्यवस्था के रूप में क्या क्या था, क्योंकि अब लोग सामाजिक प्रभाव देखने वाले हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि था और पशुपालन था। और शिक्षा का सबसे बड़ा जो आधार था वो था तक्षशिला। तक्षशिला में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, आप ऐसे कह सकते हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान वहाँ से निकले हैं और अच्छे अच्छे प्रोफेसर वहाँ थे, जहाँ पर चाणक्य जो है वो प्रोफेसर थे। ठीक है, सरकारी भूमि जो होती थी उसको सीता कहते थे। ये क्वेश्चन आपसे वन लाइनर में बनते हैं कि सरकारी भूमि को मौर्यकाल में क्या कहा जाता था, तो सीता कहते थे। ठीक है, और मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था क्या थी, देखिए इस समय स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार की सेना इनके पास थी। और जस्टिन ने यह कहा कि मौर्य की सेना जो है वो डाकुओं का एक ग्रोह था। ये कहा है जस्टिन ने, डाकुओं का एक ग्रोह था मौर्यकालीन सेना। ठीक है, सेना ही बहुत, और इनमें बहुत हाथी थे इनकी सेना में। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। देखो मौर्यकालीन संगठन क्या है, देखिए जो श्रेणी और निगम और सार्थवा ये बताया गया है। तो यहाँ पर शिल्पकारों का संगठन है, श्रेणी मतलब शिल्पकारों का संगठन, और निगम मतलब व्यापारियों का संगठन, और सार्थवा मतलब यहाँ कारवा का संगठन था। कारवा मतलब समझे कि जब कभी व्यापार करने निकलते थे ये लोग, तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक अकेला जा रहा है, तो कारवा होता था पूरे व्यापार के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपका मौर्यकालीन संगठन है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानो क्या है। देखिए उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्रा कहा जाता था। ठीक है, ये मैंने बताया कि स्त्रियों के लिए एक मंत्री नियुक्त किया था, तो वहाँ पर भी देखो महामात्रा लिखा था। तो जो उच्च अधिकारी होते थे इनके विभाग, इनके एक प्रशासन में, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे तीर्थ या महामात्रा। क्या बोलते थे उसको, तीर्थ या महामात्रा बोलते थे। और इनकी संख्या कितनी थी, 18 संख्या थी। ठीक है, तो कुछ हम लोग प्रमुख यहाँ पर विभाग देख लेते हैं, उनके अध्यक्ष देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अध्यक्ष और विभाग से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, देखिए जो सीताध्य था उसको, वो कृषि विभाग का प्रमुख था। अकाराध्य था, ठीक है, वो खनन विभाग का प्रमुख था। और लक्ष्मणाध्यक्ष बोलने भी नहीं आ रहा, लक्ष्मणाध्यक्ष ये मृदा विभाग का अध्यक्ष था। और राक्षिन यह जो है ये पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था। और धर्मस्थली ये दीवानी न्यायालय का, ठीक है, धन से संबंधित था, जो उसके संबंधित में ये अध्यक्ष होता था, उसको बोलते थे धर्मस्थली। और जो जंगल का अधिकारी होता था उसको बोलते थे आंटविक। क्या बोलते थे उसको भाई, उसको बोलते थे आंटविक। ठीक है यार, इतनी लंबी भी क्लास नहीं है जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि जल्दी हम लोग देख रहे हैं, कोई फालतू के बीच में बात हंसी मजाक नहीं हो रहा है, इसलिए जल्दी हो रहा है। देखिए मौर्यकालीन वास्तुकला देखिए क्या है। मैंने बताया कि इनके काल में जो है लोहार और बढ़ई बहुत ज़्यादा ही कारीगर थे, बहुत ही कुशल थे, और लकड़ी के घर बने हुआ करते थे। ठीक है, तो अशोक ने क्या है, अब यहाँ तो बात हो गई, अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया था, जो बाद में जो सबसे बड़ा स्तूप है। तो सांची का स्तूप कहाँ था, मध्य प्रदेश में था। जो सबसे बड़ा स्तूप था अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही शाखा में रखा है, जो अहिंसा का सूचक है। जो कहते नहीं लोग कि जंगल में सब एक ही शेर हो सकता है, या फिर एक ही शेर हो सकता है, तो इसमें क्या हुआ, 4 शेर हैं। जो इसमें जो अशोक स्तंभ में इसमें 4 शेर है, 3 दिखते हैं और एक पीछे होता है। तो ये अहिंसा का सूचक है। ठीक है, अहिंसा का ये सूचक है भाई। और
पत्थर के शेरों को एक ही शाखे में रखा गया है। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वहाँ पर नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है यहाँ पे। और प्रशासनिक ढांचा देखो क्या है, प्रशासनिक ढांचा क्या कहता है, मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जाहिर सी बात है, और उसके नीचे युवराज होते थे, युवराज मतलब उनके पुत्र वगैरह। तो प्रांत का शासन जो है वो प्रांतपति के पास था, उसको बोलते थे प्रांतिपति, ठीक है। और विश्व का, यानी विश्व मतलब समझे जिला, जनपद, तो विश्व का नियंत्रण विश्वपति के पास था, यानी जनपद का नियंत्रण विश्वपति के पास था। और मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय ये 5 हो गई थी, ठीक है। अशोक की देखिए मृत्यु कब हुई थी, अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। यह एक कमजोर था, अयोग्य था, ठीक है। और इसके शासनकाल में कलिंग नरेश थे खारवेल, उन्होंने क्या किया था, कलिंग को स्वतंत्र कर लिया था, ठीक है। अब देखिए, अब मौर्य वंश समाप्त होने वाला है। जो बृहद्रथ का जो सेनापति है ना, इसका नाम है क्या है, जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण था, इसने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना होती है, शुंग वंश की स्थापना होती है। तो मौर्य काल, और एक बात यहाँ पे देखो, मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत जो है आषाढ़ यानी जुलाई से होती थी। देखिए पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण था, इनके अगर देखिए मौर्य काल के अगर पतन की बात करते हैं तो पतन क्यों हुआ था। देखिए पहली बात तो इन्होंने क्या, अशोक ने जो है वो युद्ध नीति छोड़ दी थी, ठीक है। और ऊपर से जो उनके बाद जो बृहद्रथ हुआ, ये भी एक अयोग्य शासक था। और ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये पक्का ब्राह्मण था, इसलिए ये नाराज था। और देखिए जनता में कुछ रोष भी हो गया था, क्योंकि ब्राह्मण जो एक तरीके से धर्म था, सेव धर्म था, उसको कुछ जो है वरीयता कम मिल रही थी, तो नाराजगी थोड़ी उनकी में भी थी। और पुष्यमित्र शुंग आता है, इनको ख़त्म करता है, किसको, कहाँ गया भाई, बृहद्रथ को ख़त्म करता है, और एक नए वंश की स्थापना होती है, पुष्यमित्र शुंग की शुंग वंश की स्थापना होती है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ बचा है क्या। अभी चाणक्य वाला बचा होगा, चाणक्य के बारे में कुछ 2-3 लाइनें हैं वो जान लो। देखो ये चाणक्य लिखा हुआ है, चाणक्य लिखा हुआ है। बचपन का नाम विष्णुगुप्त, और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। पिता का नाम चणक था, ठीक है, पिता का नाम क्या था, चणक था। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी, ठीक है, जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है, ठीक है, और जिसमें 15 प्राधिकरण है, 15 अधिकरण है। और राजा के लिए 7 सिद्धांत बताए हैं इन्होंने, 7 सिद्धांत राजा के लिए बताए हैं। और चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो ये बात समझ में आपको आई होगी। तो चाणक्य को मैकियावेली कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली ने भी पुस्तक ऐसी लिखी थी जिसका संबंध राजनीतिक शास्त्र से था। तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा होता है मौर्य काल। और ये आपको थोड़ी सी क्लास में, यानी 33 मिनट की क्लास लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 33 मिनट की क्लास है तो कुछ है नहीं। ये क्लास आपको कम से कम 3-4 क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, यकीन मानिए, कसम खा के कह रहा हूँ, आपकी कसम, भगवान की कसम, 3-4 क्लास से कम नहीं लगेगी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट अगर किसी चीज़ को लेकर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, नहीं तो अगली क्लास में देख लेंगे। और वीडियो को शेयर करना मत भूला करो। वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो अच्छी सी, ठीक है। चलिए तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।